आज हम जेट 2023 जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में हमने पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के सिलेबस के अनुसार इसके अंदर जो जेट की परीक्षा है एग्ज़ाम है उसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे और इनमें से 10 क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो आएंगे, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों से तो टोटल क्वेश्चन आते हैं अपने 40 क्वेश्चन। इनमें से 10 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, 10 इनऑर्गेनिक, 10 ऑर्गेनिक और 10 फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले अपने जो पढ़ने हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक को थोड़ी सी टफ पड़ती, तो सबसे पहले अपने ये शुरुआत करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है आज नील्स बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल सबसे पहली हेडिंग है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर। इनसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, तो उस प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए फिर कौन आए, नील्स बोर। सबसे पहले तो ये बात है कि इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, इस मॉडल के अनुसार ये जो मॉडल जो इन्होंने दिया था ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित, यानी कि इन्होंने अपना बेस किसको माना था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। अब ये थोड़ा सा देखते हैं कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था क्या। प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश होता है, लाइट जो होती है, ये जो भी कण है वो एक छोटे छोटे कणों के रूप में गति करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश होती है वो पहले मानते थे कि वेव के रूप में गति करती है, यानी कि तरंग के रूप में। लेकिन प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में गति करता है, वो कणों के रूप में गति करता है। और इन कणों को उन्होंने नाम दिया था फोटोन। ये अलग टॉपिक है, अलग साइड में करेंगे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित नील्स बोर का सिद्धांत। और दूसरी बात, इन्होंने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनका जो मॉडल है वो एकल जो इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं उन पर ही लागू होता है। तो इनका जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो सबसे पहले तो अपने दो बातें ये याद रखनी कि परमाणु जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल था वो किस पर आधारित था, तो वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। दूसरी बात किस लिए था, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इन्होंने मुख्यतः अपने मॉडल के लिए 4 अभिग्रहित दिए थे, यानी कि इन्होंने 4 बातें बताई थी परमाणु के बारे में जो अपने पास पढ़े। ज़्यादा अपने को वही करना है जो अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने पढ़ते हैं कि नील्स बोर ने परमाणु के बारे में बताया क्या था। उसके बाद आपकी हेडिंग है जो सिलेबस में मेंशन की गई है उसके अनुसार लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र जो इन्होंने दिया था उसकी कैलकुलेशन को छोड़कर ओनली आपको सूत्र याद करनी है, वो भी पढ़े। लेकिन इससे पहले अपने 4 अभिग्रहित पढ़े, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और परमाणु का जो कक्षीय त्रिज्या होती है उनका जो फॉर्मूला है वो इन्हीं 4 अभिग्रहित के बाद निकाला है। तो सबसे पहले तो अपने 4 अभिग्रहित के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अभिग्रहित नील्स बोर का पहला अभिग्रहित, सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो
परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में जो है वो इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और ये जो कक्षाएं हैं, इन्होंने क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ये कक्षाएं क्या होती है? स्टेबल यानी कि स्थायी होती है। और इन स्थायी कक्षाओं में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं होती हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा देते हैं। तो सबसे पहला अभिक्रिया जो इनका यही था, सिंपल सा, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर बनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ये कक्षाएं क्या होती है? स्थायी। इन कक्षाओं को नील्स बोर ने क्या बोला था? ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल। ठीक है, चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, जो कक्षाएं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को नील्स बोर ने क्या बोला था? ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। और इन प्रत्येक कक्षाओं की ऊर्जा नियत रहती है और जैसे जैसे अपने परमाणु के नाभिक से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कक्षाओं की त्रिज्या बढ़ती है और कक्षाओं की त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की ऊर्जा भी बढ़ती है। समझ में? जैसे मान लो कि ये नाभिक है, नाभिक से ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है। ठीक है, तो अपने अगर बात करें ऊर्जा की तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किस कौन सी कक्षा में? तीसरी कक्षा में। उससे कम एनर्जी किसमें है? दूसरी में। और सबसे कम एनर्जी किसकी है? तीसरी कक्षा की ऊर्जा का। यानी कि जैसे जैसे अपने नाभिक से दूर जाएंगे कक्षा की आकृति बढ़ेगी वैसे वैसे कक्षा की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये इसका पहला अभिक्रिया सिंपल था कि कक्षाओं में जो चक्कर लगा रहे हैं वो कक्षाएं स्थायी होती है। दूसरी बात, इन कक्षाओं को नील्स बोर ने बोला था ऊर्जा स्तर, और इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे इनका आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। ये पहला अभिक्रिया। इन्होंने अपना जो दूसरा अभिक्रिया दिया था वो क्या दिया था? उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने मान लिया कि ये जो कक्षाएं हैं उनमें चक्कर लगाते हैं वर्ताकार कक्षाओं में, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा सकते। समझे? इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा सकता, सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। अब क्यों नहीं लगा सकते? तो इन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं थी, इलेक्ट्रॉन की क्या थी? कक्षाएं थी, उन कक्षाओं का क्वांटीकरण कर दिया। क्वांटीकरण कर दिया और उन्होंने बताया कि ये जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं में सभी में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। समझे? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इस कोणीय संवेग का मान किसके बराबर होना चाहिए? NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। समझ में? उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये था इसकी कक्षाओं का क्वांटीकरण। ठीक है, हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, उसी कक्षा में घूमेगा जिसके लिए कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग को डिनोट करते हैं L से। इसका फॉर्मूला होता है MVR, ये होता है कोणीय संवेग। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का। तो उन्होंने क्या बताया कि इसका कोणीय संवेग किसके बराबर होना चाहिए? तो L = MVR = NH/2π
2 पाई। अगर ये फॉर्मूला है n का मान, इसके अंदर ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो है, n की वैल्यू चेंज होएगी, ये इसका क्या है कांस्टेंट वैल्यू होती है। h यहाँ पे प्लांट के नियतांक है, पाई का मान 3.14, n की वैल्यू जो है वो कक्षा के अकॉर्डिंग होगी 1 2 3 जो भी है। mvr का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है मास, v का मतलब होता है वेलोसिटी यानी कि वेग, मास का मतलब द्रव्यमान, और r का मतलब उस कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की त्रिज्या। इन तीनों का मान इस NH/2 पाई का पूर्ण गुणज है, तो ही क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगा पाएगा, वरना इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा सकता। ये इनका क्या था दूसरा विग्रह। इसके बाद तीसरा विग्रह, ठीक है। ये अपने पहला विग्रह क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वे स्थायी होती है और उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर बोलते हैं। दूसरा ये जो अभिग्रहित था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा सकते, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए उनके कोणीय संवेग का मान यानी कि L = mvr किसके बराबर होना चाहिए, NH/2 पाई का पूर्ण गुणज। ये इनके दो अभिग्रह। तीसरा अभिग्रह इनका ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस तरह से। ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार जो पथ है उसमें घूम रहे हैं, बिल्कुल वर्ताकार पथ में घूम रहे हैं। अब देखो अगर कोई भी वस्तु, कोई भी कण, कोई भी जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी पिंड है वो अगर किसी वर्ताकार पथ में घूमता है, किसी वर्ताकार पथ में घूमता है, तो वर्ताकार पथ के लिए उसको एक बल की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। किसी भी वस्तु को अपने वर्ताकार पथ में बने रहने के लिए, घूमते रहने के लिए एक बल की जरूरत होती है। उस बल का नाम क्या होता है? उस बल का नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। अब अभिकेंद्रीय जो बल है, ये अभिकेंद्रीय बल इस इलेक्ट्रॉन को भी तो वर्ताकार कक्षा में घूमना है, तो इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार कक्षा में घूमना है, तो इसके लिए विकेंद्रीय बल कौन करता है? ये विकेंद्रीय बल कहां से आएगा? तो देखो एक कूलॉम वैज्ञानिक थे, कूलॉम, इन्होंने अपना नियम दिया था कि अगर कोई दो आवेश है, ठीक है, दो आवेश है, मान लो ये Q1 है ये Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो भी बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, उसका मान किसके बराबर होगा? तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लो r है, तो इन्होंने बताया कि F का मान जो होता है वो Q1 और Q2 के गुणा के समानुपाती, और r की दूरी जो होती है इन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इसका जो ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है k। तो ये फॉर्मूला होता है दो आवेशों के मध्य बल का। अपने पास भी दो आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, ये नाभिक पर धनात्मक आवेश, इन दोनों के बीच में बल लगेगा, उसका नाम होगा कूलॉम आकर्षण बल। क्या नाम होगा उसका? कूलॉम आकर्षण बल। देखो कूलॉम का जो नियम था, आकर्षण बल क्यों है? क्योंकि प्लस और माइनस है, तो अलग अलग चार्ज है, तो जो बल का नाम होता है वो आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये जो कूलॉम आकर्षण बल है यही किसके रूप में काम करता है? अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए जो विकेंद्रीय बल चाहिए अपने को, वो कौन दे रहा है? वो आकर्षण बल, जो कूलॉम नियम से अपने डिफाइन करते हैं, वो जो कूलॉम आकर्षण बल है वो प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल। अब देखो दोनों का फॉर्मूला, कूलॉम आकर्षण बल का फॉर्मूला होगा इसके अंदर kZe², इन दोनों के बीच की दूरी होगी मान लो r², और जो कूलॉम आकर्षण बल का सूत्र ये होगा, और जो विकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है वो होता है mv²r। ठीक है, तो इसका तीसरा जो विग्रह है वो ये कहता है कि कूलॉम आकर्षण बल जो वो किसके रूप में काम करता है? विकेंद्रीय बल के रूप में। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ में घूमने के लिए जो आवश्यक विकेंद्रीय बल है वो कूलॉम आकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है।
यानी कि जितना इसके पास कूलाम आकर्षण बल होएगा उतना ही क्या होगा इसके पास अभिकेंद्रीय बल। इसलिए mv²/r ये है कूलाम आकर्षण बल। ये किसका सॉरी ये है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ये अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है और ये जो है वो किसका फॉर्मूला है ये कूलाम आकर्षण बल। तो इन दोनों का मान जो है वो बराबर है। ये इसका तीसरा विधेय है। इलेक्ट्रॉन घूमता है वर्ताकार पथ में और वर्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको घूमने के लिए जितनी भी इस अभिकेंद्रीय बल की जरूरत है वो कौन प्रदान करता है कूलाम आकर्षण बल प्रदान करेगा। ये इसका दूसरा विधेय।